हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी रेगुलर क्लास आ रही हैं, तो आप कंटिन्यू क्लास करना ना भूलें। आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आपको वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के। आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत का इतिहास, यानी प्राचीन काल में दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। और इनमें से प्राचीन काल में हर्षवर्धन के साथ साथ जब हर्षवर्धन के काल की समाप्ति हुई, या हर्षवर्धन के काल से थोड़ा सा कुछ समय पहले दक्षिण भारत में कुछ नए राजवंश उभर करके सामने आए। जैसे एक राजवंश उनमें से था पल्लव राजवंश। कौन सा था? पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश आप देख सकते हैं, ठीक है। पल्लव राजवंश, एक राजवंश आप पल्लव राजवंश देख सकते हैं। यहाँ पल्लव राजवंश थे, ठीक है। और इधर चालुक्य वंश और कल्याणी के चालुक्य। चालुक्य दो उसमें बटा हुआ था। जैसे एक तो कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, और एक आपके वातापी के चालुक्य है। वातापी के चालुक्य अलग थे, कल्याणी के चालुक्य अलग थे, और चालुक्य वंशी था ये, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे पहले पल्लव राजवंश की। पल्लव राजवंश और इसके सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ रही, और राजधानी के साथ साथ इस वंश का संस्थापक कौन था, मेन संस्थापक कौन था, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो पल्लव राजवंश, इनमें हम देखते हैं पहले एक मुख्य शासक, ठीक है। पहले क्रम से एक शासक देख लेते हैं। शासक कौन कौन से आए क्रम से शासक, ठीक है। शासक अगर मैं शासकों की बात करूँगा क्रम से कौन कौन से शासक आए पल्लव राजवंश में, तो मेरे भाई देखिए, याद रखना इस चीज़ को कि सबसे पहले जो सर्वप्रथम इसका एक शासक था, ठीक है, इसका नाम था सिंह विष्णु। का नाम था सिंह विष्णु, ठीक है, सिंह विष्णु। दूसरा जो शासक हुआ इसी का, उसका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम था। तीसरा क्रम से जो शासक आया, इसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम, इसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम, याद रखना इसको भी। और चौथा जो शासक था इसी में, उसका नाम था नंदी वर्मन। क्या नाम था? नंदी वर्मन, इसका नाम था नंदी वर्मन सेकेंड। और भैया पांचवा जो शासक था इसी का, इसका नाम था अपराजित। नाम था अपराजित, लेकिन पराजित हो जाता है अपराजित, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और बताऊंगा अभी किससे पराजित हुआ, ठीक है। वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और ये नाम था इसका पराजित, लेकिन चोलों से युद्ध करते समय इसको पराजय का सामना करना पड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए नाम अपराजित होता है, लेकिन ये पराजित हो जाता है, ठीक है। चलिए, वहीं चालुक्य वंश की बात करें तो चालुक्य वंश में आने वाले प्रमुख महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे, तो इसके प्रमुख शासकों को देख लेते हैं। शासक, ठीक है, शासक। चलिए, शासकों को देखें तो इसमें आने वाले जो क्रम से शासक थे, पहला शासक इसका जयसिंह, इसका नाम होता है, क्या नाम होता है? जयसिंह। चालुक्य वंश का जो वातापी के चालुक्य होते हैं, इनका पहला शासक होता है, इसका नाम होता है जयसिंह, ठीक है। दूसरा शासक इसमें आता है जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली शासक, आपने देखा होगा, पुलकेशिन। हर्ष को पराजित किया था इसने, पुलकेशिन, ठीक है। उसके दक्षिण भारत के विस्तार को उसने रोक दिया था, पुलकेशिन ने, ठीक है। नंबर 4 पुलकेशिन सेकेंड, ठीक है। पुलकेशिन वो प्रथम है, यहाँ पर फर्स्ट है ये, और ये पुलकेशिन सेकेंड है। पुलकेशिन द्वितीय। और नंबर 4 पर आता है जो एक महत्वपूर्ण शासक, इसका नाम होता है कीर्तिवर्मन। क्या नाम होता है? कीर्तिवर्मन, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बात करें भैया। आगे अब आता है आपके, ये तो बादामी के चालुक्य थे, ये थे आपके कल्याणी के चालुक्य। अब कल्याणी के चालुक्यों की हम बात कर लेते हैं। कल्याणी के चालुक्य
और महत्वपूर्ण शासकों की बात कर लेते हैं कि इसमें आने वाले शासक कितने थे, शासक। ठीक है, पहले अभी हम शासक ही देख रहे हैं, उसके बाद अभी हम चीज़ों को हम देखेंगे, जैसे कौन कौन से इसमें शासक आए। पहला शासक, इसका नाम होता है तेलप द्वितीय। क्या नाम होता है? तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय। दूसरा शासक होता है विक्रमादित्य षष्ठम। विक्रमादित्य षष्ठम। छठा है विक्रमादित्य षष्ठम। और उसके बाद जो इसमें एक और शासक आता है, इसका नाम होता है सोमेश्वर। क्या नाम होता है? सोमेश्वर तृतीय। क्या नाम होता है इसका? सोमेश्वर तृतीय। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत के हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल यानी हम कह सकते हैं कि जब भारत में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई, उसी समय दक्षिण भारत में कुछ साम्राज्यों का उदय हुआ था। उन्हीं साम्राज्यों में पल्लव राजवंश। ठीक है, अगर इनके हम क्षेत्र की बात करें कि इनका क्षेत्र कहाँ था, इनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे दूसरा था चालुक्य वंश, बादामी के चालुक्य। 550 एडी में इस वंश की स्थापना हुई थी। 750 एडी तक ये चालुक्य वंश रहा। इसे बादामी के चालुक्य या बातापी के चालुक्य भी कहते हैं। उसके बाद कल्याणी के चालुक्य। जब बादामी के चालुक्य समाप्त हो गए तो उसके बाद कल्याणी के चालुक्यों का उदय हुआ। 750 एडी से लेकर के 1190 एडी तक ये राजवंश वहाँ पर रहा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब चलते हैं पहले राजवंश। अब हम पहले इसको देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये क्या था। चलिए देखिए, मैप के माध्यम से भी इनको हम समझ सकते हैं। ये हमारा चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, बातापी, वेंगी, कल्याणी, ये चालुक्य वंश हैं ये। ठीक है, शासक देख सकते हैं तो मोहम्मद गोरी की तस्वीर दे रखी है, इसको छोड़ दीजिए आप। ये चालुक्य हमारे हिंदू सम्राट हैं, जितने भी हिंदू सम्राट हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, राष्ट्रकूट, चोल। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये दक्षिण भारत की संस्कृति मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन जब मैं आपको इन्हें पढ़ाऊँगा कि मंदिर किसने बनवाए और किस शैली में बने हुए होते हैं। ठीक है, 3 शैली होती हैं, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली के मंदिर कहाँ बनते हैं, दक्षिण भारत में कौन सी शैली में मंदिर बनते हैं, इन सब के बारे में हम आगे क्लास में बात करेंगे। क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए, तो अब हम बात करेंगे पहले महत्वपूर्ण वंश यानी पल्लव वंश की, पल्लव राजवंश। चलिए, पल्लव राजवंश के बारे में हम अब विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, पल्लव राजवंश, पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव राजवंश। ठीक है, पल्लव राजवंश। चलिए, इसका मूल स्थान की बात करें कि इनका मूल स्थान कहाँ था, पल्लव राजवंश का मूल स्थान कहाँ था, तो मूल स्थान इनका मूल स्थान था तोंडमंडलम। ठीक है, तोंडमंडलम। तोंडमंडलम तोंडमंडलम इनका मूल स्थान था। राजधानी की बात करें कि इनकी राजधानी क्या थी, राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी थी कांची। देखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांची किसकी राजधानी थी, कांची। ठीक है, कांची इनकी राजधानी थी। मैंने महत्वपूर्ण शासकों की बात करी थी अभी कि महत्वपूर्ण शासक इसमें से कौन कौन हुए, तो पहला शासक मैंने बताया था सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु। अभी मैंने वहाँ पे शासक दिखाए थे आपको, लेकिन अब हम यहाँ पर एक एक शासक के बारे में क्रम से पढ़ेंगे कि इनके समय में क्या हुआ था, कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, क्या सबसे महत्वपूर्ण। जैसे सिंह विष्णु ये शासक बना था 565 से लेकर के 600 एडी तक। 565 शासनकाल कितना रहा? सिंह विष्णु का शासनकाल रहा 565 एडी से 600 एडी। सिंह विष्णु का शासनकाल रहा 565 एडी से लेकर के 600 एडी तक इनका शासनकाल रहा। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, यह वैष्णव धर्म का
अनुयायी था। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है। इसका दरबारी लेखक की बात करें तो इसके दरबार में एक लेखक रहता था, इसका नाम था भारवी। ठीक है। दरबारी लेखक की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसके दरबार में एक लेखक रहता था, दरबारी लेखक। ठीक है। इसका नाम था भारवी। भारवी नामक प्रमुख विद्वान जो लेखक थे वो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, यानी पल्लव राजवंश के प्रमुख महत्वपूर्ण जो सबसे पहले शासक, जिसका नाम था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु का शासनकाल शुरू हुआ था 565 ईस्वी से और इनका शासनकाल चला था 600 AD तक। 600 AD तक इनका शासनकाल चला। यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म जिसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है, भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, भगवान विष्णु के उपासक थे। इनके दरबार में एक लेखक रहता था जिसका नाम था भारवी। अगले शासक की बात करें, अगला शासक। ठीक है। अगला शासक कौन था, देखिए चलिए। अगला शासक, इसका नाम था महेंद्र वर्मन। क्या नाम था, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है। इनके शासनकाल की बात करें कि भैया इनका शासनकाल कब तक चला था। शासनकाल 600 AD से लेकर के 630 AD तक इनका शासनकाल रहा। कितने तक, 600 AD से 630 AD। 600 AD से लेकर के 630 AD तक इनका शासनकाल रहा। सबसे महत्वपूर्ण घटना इनके शासनकाल में क्या रही, देखिए। इन्होंने एक पुस्तक की रचना करी, उस पुस्तक का नाम था मत विलास प्रहसन। ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक की रचना करी, पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। पुस्तक, इसका नाम है मत विलास। मत विलास प्रहसन। प्रहसन की रचना, प्रहसन की रचना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। पहले ये जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में ये, ठीक है, पहले यह जैन धर्म का अनुयायी था। बाद में शैव धर्म अपना लिया, जिसमें भगवान शिव की उपासना होती है, शैव धर्म अपनाया। ठीक है। और किसके उससे अपनाया था इन्होंने, देखिए एक संत थे उस समय शैव धर्म के प्रमुख संत, इसका नाम था अप्पार नैनार। ठीक है। क्या नाम था इनका, अप्पार नैनार। ठीक है। एक होते थे अलवार, एक होते थे नैनार। तो नैनार संत थे, शैव धर्म के अनुयायियों को नैनार संत कहा जाता है। यानी एक नैनार संत थे, इनका नाम था अप्पार। इन्हीं के संरक्षण में आकर के इन्होंने जिस धर्म को अपनाया उस धर्म का नाम था शैव धर्म। तो शैव धर्म को इन्होंने अपनाया और पहले ये जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में इन्होंने शैव धर्म अपना लिया था और शैव धर्म के उपासक बन के भगवान शिव की इन्होंने उपासना करनी शुरू कर दी। ठीक है। चलिए अगला शासक की बात करें तो अगले शासक आए थे, इनका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। अभी हमने महेंद्र वर्मन देखा, अब नरसिंह वर्मन प्रथम देख लेते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। चलिए शासनकाल, शासनकाल की बात करें, देखिए इनका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रहा, तो 630 से लेकर के 630 AD से 668 AD तक, यानी 38 सालों तक इनका शासनकाल रहा। इनके शासनकाल में प्रमुख विद्वान रहते थे, प्रमुख विद्वान। नाम क्या था उनका, दंडिन। आपने सुना होगा दंडिन, संस्कृत में इनके बारे में सुना होगा। दंडिन नामक विद्वान इनके दरबार में रहते थे। ठीक है। दंडिन नामक विद्वान,
दंडीन नामक विद्वान इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, इन्होंने कोच्चि में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, इन्होंने कोच्चि में, केरल, कोच्चि में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसको ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोच्चि में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इनका नाम था, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे चलें, अगला नेक्स्ट शासक। चलिए नेक्स्ट शासक देख लेते हैं। इनका नाम है नंदी वर्मन द्वितीय। क्या नाम था? नंदी वर्मन सेकंड। शासनकाल 700 AD से लेकर के 728 AD। शासनकाल कितना था? शासनकाल 700 AD से 728 AD। ठीक है, वैष्णव धर्म का अनुयायी, वैष्णव धर्म अपनाया था। वैष्णव धर्म का अनुयायी, वैष्णव धर्म का अनुयायी। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग की पुत्री से विवाह किया इसने। किससे? राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग की पुत्री के साथ विवाह किया। ठीक है, क्या किया? विवाह किया। तो राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग की पुत्री के साथ इसने विवाह किया। ठीक है, याद रखना। चलिए अंतिम शासक देख लेते हैं। इस वंश का अंतिम शासक नाम था इसका अपराजित। ठीक है, अगला ये शासक है पल्लव राजवंश का अंतिम शासक। इसका नाम था अपराजित, लेकिन ये पराजित हो जाता है। चलिए, यह पल्लव वंश का, यह इस वंश का अंतिम शासक था। यह इस वंश का अंतिम शासक था। चोल शासक अद्वितीय, चोल शासक आदित्य चोल, आदित्य चोल से युद्ध करते समय पराजित हो गया। ठीक है, हार का सामना किया। नाम था इसका अपराजित, लेकिन हो गया था। आदित्य चोल से युद्ध करते समय पराजित हो गया था और इसको हार का सामना करना पड़ा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंतिम शासक ये होता है पल्लव काल। ठीक है, पल्लव राजवंश की हम अगर बात करें संस्कृति को लेकर के, तो देखिए इन्होंने महत्वपूर्ण स्थापत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी स्थापत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने द्रविड़ शैली में मंदिर बनवाए, चट्टानों काटकर मंदिर बनवाए। इसी काल में शुरू हुए थे। यानी पल्लव राजवंश के शासनकाल में पल्लव शासकों ने पहाड़ों को काट करके मंदिर बनाने की परंपरा को शुरू किया और इन्होंने द्रविड़ शैली में सारे के सारे मंदिर बनवाए। ठीक है, कई शैलियों का निर्माण, जैसे रथ शैली के मंदिर आपने देखे होंगे। आप केरल में जाइए, कर्नाटक में जाइए, आपको वहाँ रथ के आकार के मंदिर मिलेंगे। ठीक है, तो रथ मंदिर बनवाए, रथ मंदिरों का निर्माण किया, रथ शैली के मंदिर बनवाए। काष्ठ कला का इन्होंने निर्माण किया, जो काष्ठ कला से प्रभावित थे। काष्ठ मतलब लकड़ी की कला से संबंध थे, जुड़े हुए थे। और इन्होंने पहली बार ऐसे मंदिरों का निर्माण कराया जो दिखने में रथ जैसे लगते थे। ठीक है, याद रखना। तो रथ शैली का इन्होंने निर्माण कराया, मंदिर शैली का इन्होंने निर्माण कराया, द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण कराना इन्होंने शुरू किया और चट्टानों को काट करके मंदिर बनाने का प्रारंभ भी इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ। चलिए, तो ये थे आपके पल्लव राजवंश। अगली क्लास में हम बात करेंगे चालुक्य वंश और भी वातापी के चालुक्य, जैसे जयसिंह, पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिमान,
द्वितीय, इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। चलिए।